हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ाने वाले हैं चौहान वंश। और चौहान वंश के बारे में मैंने उत्पत्ति के बारे में बताया था कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। मित्रों, आप सभी ने वो अपने जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो आपने देखे और उनके माध्यम से हमने बताया कि किस वंश की यानी किस गोत्र की उत्पत्ति जो है वो किस सिद्धांत के माध्यम से निकल के आई। कुछ विद्वानों ने, अगर हम बात करें कि अग्निकुंड का सिद्धांत, तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो दिया था वो चंद्रबरदाई ने दिया था अपनी पुस्तक पृथ्वीराज राजसो में। पृथ्वीराज राजसो में जो है वो चंद्रबरदाई ने ये सिद्धांत दिया था अग्निकुंड का सिद्धांत, और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है। यानी कि गुरु वशिष्ठ ने कहाँ पे आबू में यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो हमने सबसे पहले चौहानों को लिया है। तो मित्रों, ये चौहान जो हैं वो चौहानों के बारे में ऐसी मान्यता कहाँ से, पृथ्वीराज जो राजसो ग्रंथ है उससे मिलती है। आज हम पढ़ते हैं चौहान वंश। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि चौहान वंश के बारे में अगर आपने पहले भी अगर पढ़ा हो तो चौहानों की कई शाखाएं चलती हैं। सबसे पहले जो प्रारंभ होती है चौहानों की शाखा वो है शाकंभरी के चौहान चलते हैं। शाकंभरी के चौहानों के बाद में जो चौहानों की शाखा चलेगी वो अजमेर के चौहान चलेगी। अजमेर के बाद वो नाडोल की, और नाडोल के बाद आपको जालौर की, और आपके जो कई शाखा जो है वो बाद में, जैसे रणथंभौर की शाखा है वो बाद में ये कई शाखाएं जो है विभक्त होके चलती चली जाएंगी। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं शाकंभरी और अजमेर के चौहानों के बारे में, यानी अजमेर में चौहान राजपूत जो हुए हैं उनके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अब बात कर रहे हैं चौहान वंश, और चौहान वंश यानी शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। ये शाकंभरी जो है वो जो है सावर का आसपास का क्षेत्र था। सावर झील जो है वो जयपुर और अजमेर के बीच में है। जयपुर अजमेर के बीच में सावर झील है, और सावर झील के पास में एक कस्बा था जिससे बोलते हैं, सावर झील के आसपास एक कस्बा था जिससे बोलते हैं शाकंभरी जो है वो कस्बा था, और इसकी जो आबादी थी वो करीब 1.25 लाख थी। 1.25 लाख इसकी कुल आबादी 1.25 लाख थी। इस कारण इसे सपाद लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता था। मित्रों, बात करते हैं ये शाकंभरी, और शाकंभरी के जो चौहान है और उसका जो संस्थापक अगर देखा जाए तो वो कौन है। मित्रों, तो देखिए बात करेंगे वासुदेव चौहान की। तो वासुदेव चौहान ने सबसे पहले शाकंभरी के चौहानों की नींव रखी थी। तो देखा जाए तो सबसे पहले चौहानों का मूल निवास स्थान जो है वो है सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया कि सपाद लक्ष्य जो था वो सावर झील जो है, खारे पानी की जो झील है, सावर झील के आसपास का जो क्षेत्र था वो सपाद लक्ष्य कहलाया, क्योंकि ये जो 1.25 लाख की आबादी वाला क्षेत्र था इसलिए सपाद लक्ष्य कहलाया। और इसी को क्या बोलते हैं मित्रों, शाकंभरी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी जो थी वो थी कौन सी, अक्षत्रपुर कहाँ पड़ती है मित्रों, नागौर। तो ये अक्षत्रपुर जो है वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी, शाकंभरी की राजधानी जो है वो अक्षत्रपुर हुआ करती थी। और मित्रों, चौहानों की जो कुलदेवी थी वो कौन थी, आशापुरा माता जो है वो चौहानों की कुलदेवी थी। अब बात करते हैं कि चौहानों का जो आदि पुरुष था, जो शाकंभरी के चौहानों की नींव रखी जाती है वो है कौन, वासुदेव चौहान। कौन है वो, वासुदेव चौहान। तो मित्रों, वासुदेव चौहान जो है उन्होंने 551 ईस्वी में, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की नींव रखी थी। चौहान राज्य की या चौहान वंश की क्या रखी, नींव रखी। शुरुआत में जो है वासुदेव चौहान से ही निकल के आते हैं। तो 551 ईस्वी में चौहान राज्य या चौहान वंश की जो स्थापना की जाती है वो वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। इन्हीं को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष या गुड़ पुरुष किसको, वासुदेव चौहान को ही चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और इसका जो जिक्र मिलता है वो कहाँ से मिलता है मित्रों, वो है बिजोलिया का शिलालेख।
बिजौलिया का जो शिलालेख है उसी से चौहानों के बारे में जिक्र मिलता है कि चौहानों की जो शाखा निकलती है, सबसे पहली शाकंभरी की शाखा, तो इसके बारे में जानकारी जो है हमें बिजौलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। और इसमें पता चलता है कि सावर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। किससे शिलालेख में? बिजौलिया के शिलालेख से हमें पता चलता है कि सावर झील जो है उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो ये तो रहा मित्रों वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो है वो कौन? चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष है। इसने क्या किया था? 551 ईस्वी में चौहान राज्य की नींव रखी थी। कहाँ पर? जो सावर झील है, ये सावर झील के आसपास के क्षेत्र जो है वो शाकंभरी कस्बा जो है सपात के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी जो आबादी थी वो 1.25 लाख की आबादी थी, इसलिए सपात लक्ष्य कहते थे। वैसे नाम था इसका शाकंभरी, और इसकी राजधानी जो थी वो अक्षत्रपुर थी। अक्षत्रपुर जो है वो कहाँ पर थी मित्रों? नागौर में पड़ती है। और चौहानों की कुलदेवी हमने आपको बताया कि चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो मित्रों ये है कौन? वासुदेव चौहान। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो शासक हुए वो हुए गुबक प्रथम। गुबक प्रथम, जैसा कि हमने बताया कि चौहान जो है, चौहानों की स्थापना वासुदेव चौहान ने की, लेकिन जो चौहान थे वो प्रत्यारों के सामंत हुआ करते थे। प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार जो है उनके सामंत हुआ करते थे। आगे हम चौहानों के बाद में गुर्जर प्रत्यार टॉपिक कराएंगे, तो उसमें सारी चीज़ बताएंगे कि हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र रोहिलाद्री जो है वो गुर्जर प्रत्यारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और जो गुर्जात प्रदेश से के रहने के कारण उनको गुर्जर प्रत्यार कहते हैं। और गुर्जर प्रत्यार जो है वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, तो वो बाद की बात है कि उनके हम बाद में टॉपिक कराएंगे गुर्जर प्रत्यार का। तो जो गुबक प्रथम जो है इन्होंने क्या किया? ये प्रारंभ में चौहानों के सामंत यानी प्रत्यारों के सामंत थे। प्रारंभ में ये चौहानों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो नागवट द्वितीय हुए हैं, नागवट द्वितीय की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की। किन्होंने? गुबक प्रथम ने। नागवट द्वितीय जो हुए हैं, नागवट द्वितीय की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं गुबक प्रथम, और अपना एक स्वतंत्र राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाते हैं, अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? गुबक प्रथम। तो गुबक प्रथम के बाद में ये आते हैं शासक कौन? चंदन राज। 3 नंबर पे कौन से शासक आते हैं मित्रों? वो है चंदन राज। और चंदन राज के बारे में कहते हैं कि इनकी एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था क्या? रुद्राणी या आत्मप्रभा। रुद्राणी या आत्मप्रभा जो है वो काल सर्प दोष से ग्रसित थी मित्रों, काल सर्प दोष से ग्रसित थी, और इसे सपने में भी सर्प दिखाई देते थे। यानी कि कुल मिला के इसने इलाज सूझा, इसको महसूस हुआ कि भाई जो है मेरे पास कोई दोष लगा हुआ है या मेरे को दोष लगा हुआ है। तो कई विद्वानों के पास गई, तो उन्होंने इसका उपाय बताया कि तुम्हें भगवान शिव की जो उपासना की जानी चाहिए, यानी भगवान शिव की उपासना करनी है। और पुष्कर झील जो है उसके किनारे 1000 घी के दीपक जलाने आपको प्रतिदिन, और आपको जो है काल सर्प दोष का जो निवारण है वो हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं मित्रों कि वो प्रतिदिन क्या करती थी? वो प्रतिदिन पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के जो किनारे जाकर के 1000 घी के दीपक जला करके और भगवान शिव की क्या करती थी? उपासना करती थी। भगवान शिव की उपासना करती थी 1000 घी के दीपक जला करके। और ये जो थी कौन? आत्मप्रभा रुद्राणी, ये योगिक क्रिया में क्या थी मित्रों? निपुण थी। तो ये है चंदन राज। और चंदन राज की पत्नी के बारे में ही जिक्र आया है कि इनकी पत्नी का नाम रुद्राणी है, आत्मप्रभा इन्हीं को बोलते हैं। यह योगी क्रिया में निपुण थी। इन्हें काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए विद्वानों ने इनको बताया था कि पुष्कर झील के किनारे इनको क्या करना है? भगवान शिव के सामने 1000 घी के दीपक जलाने, और ऐसा उपाय इन्होंने किया भी था। उसके बाद में बात करते हैं, शासक बनते हैं कौन? अजय राज। और कहते हैं कि अजय राज ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा की जाती है मित्रों। अजय राज जो शासक बनते हैं और अजमेर में दुर्ग का निर्माण भी कराते हैं। कई जगह मित्रों क्या मिलता है कि एक शासक और मिलते हैं जिनका नाम है अजयपाल। एक शासक और है जिनका नाम है अजयपाल। और कहते हैं कि अजयपाल और अजय राज दोनों में समस्या बन जाती है, अजय राज। जैसा कि हमने कई किताबों में और भी देखा, कुछ बच्चे भी इस पर थोड़ा सा बताते हैं कि भाई कि अजय राज और अजयपाल जिनमें जो है वो समस्या पैदा हो जाती है। तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि राज यानी राज्य में कौन करेगा? अजय राज करेगा। तो यानी कि राज्य अजमेर नगर जो है उसकी स्थापना जो है किसने कराई?
अजय राज ने करवाई। और अजमेर दुर्ग में जो किला है उसका निर्माण करवाया अजय पाल ने। तो मित्रों ये समस्या जो है वो क्लियर हो गई कि अजय राज ने क्या किया, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया और अजमेर दुर्ग का जो किले का निर्माण है वो किसने कराया, अजय पाल ने करवाया। ठीक है, कई जगह आपको समस्या ये देखने को मिलती है। तो अजय पाल ने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर बसाया। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था सोमलेखा और इन्होंने सोमलेखा के नाम पे, अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सिक्के जारी किए थे। और किसने, अजय राज ने, और श्री अजय राज नाम से भी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। तो ये तो मित्र कौन है, ये हैं अजय राज जो अजमेर नगर के संस्थापक हैं। अजय पाल ने अजमेरू दुर्ग जो है, अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने करवाया था। जो किला है अजमेर का किला, यानी अजमेर में कई किले हैं, अजमेरू दुर्ग का निर्माण जो है वो अजय पाल ने करवाया था। और अजय राज ने क्या, अजमेर नगर बसाया था। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर और अपने नाम पर श्री अजय राज नाम से सिक्के भी चलाए भी। उसके बाद हम बात करते हैं अणुराज की। तो अणुराज जो है उन्होंने आना सागर झील का क्या करवाया मित्रों, निर्माण करवाया। तो आना सागर झील जो है उसका निर्माण जो है अणुराज ने करवाया। इसका कारण क्या था कि अणुराज ने जो एक युद्ध लड़ा, इसमें जो आक्रांता थे उनका भीषण नरसंहार किया और उनके रक्त से जमीन जो है वो दूषित हो चुकी थी। उनके रक्त को उन्होंने खुदवाया, अणुराज ने खुदवा करके एक झील बनवाई जिसका नाम है क्या, आना सागर झील। यानी उस रक्त वाली जमीन को खुदवा दिया और वहाँ झील तक बनकर तैयार हो गई, उसको कहते हैं आना सागर झील। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया मित्रों, अणुराज ने करवाया। इसके बाद में पुष्कर में बराह का निर्माण भी किसने करवाया, अणुराज ने करवाया। पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण अणुराज ने करवाया। उसके बाद मित्रों आगे चलते हैं, कौन, विग्रह चतुर्थ जो है वो अजमेर के बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक और बहुत ही ज़्यादा इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनके जो काम है वो कई विशिष्ट कार्य हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो 1153 से 63 10 वर्ष इन्होंने शासन किया है। 1153 से लेकर के 1163 10 वर्ष इन्होंने शासन किया है। उसके बाद सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल जो है वो इन्हीं के काल को कहा जाता है। सपाद लक्ष्य यानी शाकंभरी और अजमेर जो है इनका जो स्वर्णकाल है, शाकंभरी या अजमेर के जो चौहानों का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो विग्रह चतुर्थ के काल को कहा जाता है। विग्रह चतुर्थ को ही बीसल देव के नाम से जाना जाता था, इनको ही बीसल देव कहा जाता था मित्रों। और बात करें कि इन्होंने दिल्ली के जो तोमर शासक थे उन तोमर शासकों के से दिल्ली को छीना और उन पर अपना अधिकार कर लिया, यानी दिल्ली को तोमरों से छीन करके दिल्ली पर अपना अधिकार किसने किया, विग्रह चतुर्थ ने किया। विग्रह चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो है वो किसने, विग्रह चतुर्थ यानी बीसल देव ने करवाया था। बीसल देव संगीत का प्रेमी था, संगीत के जो विद्वान थे, खुद विद्वान था। इसे कवि बांधव के नाम से भी जानते हैं, कवि बांधव के संज्ञा से इसे पुकारा जाता है विग्रहराज को, बीसल देव को। इसके दरबार में विद्वानों की मंडली हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो सरस्वती कंठ संस्कृत पाठशाला जो है, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रह चतुर्थ ने करवा दिया। उसके बाद हरकेली नाटक का जो पंक्तियां हैं वो इस पाठशाला पर लिखवाई। मित्रों कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे, ये तो इससे पहले की बात है। ये तो मोहम्मद गौरी बाद में करते हैं 1191 और 1192 ईस्वी में अटैक होता है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर देते हैं और मोहम्मद गौरी भाग करके अफगानिस्तान पहुँच जाता है। उसके बाद 1192 में दोबारा अटैक करता है कौन, मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो अधिकार हो जाता है अजमेर पे और दिल्ली पे हो जाता है।
अजमेर पे और दिल्ली पे मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया तो अजमेर जो शासन है, अजमेर का जो शासन है वो मोहम्मद गौरी जो है वो अपने गुलाम इल्तुतमिश को दे करके अफगानिस्तान चले जाता है। अजमेर और दिल्ली का जो शासन है अपने गुलाम को दे देता है। तो क्या करते हैं, इल्तुतमिश जो है वो इस को तोड़वा देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये जो है बाद में इसको तोड़वा करके और यहाँ पे क्या बनवाते हैं, एक मस्जिद बनवाते हैं जो अढ़ाईदर के झोपड़े के नाम से जानी जाती है। तो अढ़ाईदर का झोपड़ा जो है वो इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके बनवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई और उसके बाद पूरे जो काम करवाएगा वो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, तो ये हरकेली नाटक का आधा भाग कहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों? आधा भाग लिखा हुआ है अढ़ाईदर का झोपड़ा पे। तो ये सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला थी, इसका निर्माण किसने करवाया? बीसलदेव ने करवाया। बीसलदेव या विग्रह चतुर्थ ने करवाया। और उसके बाद में अढ़ाईदर का झोपड़ा जो है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस पर क्या लिखी हुई थी? हरकेली नाटक का आधा भाग। जबकि हरकेली नाटक का आधा भाग कहाँ पे है मित्रों? वो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय के स्मारक पर लिखा हुआ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने बीसलपुर नगर का जो है निर्माण करवाया या नगर बसाया और बीसलपुर तालाब का निर्माण भी करवाया। किसने? बीसलदेव या विग्रह चतुर्थ ने बीसलपुर नगर बसाया और बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया। और इस तालाब के किनारे, बीसलपुर तालाब के किनारे भगवान शिव का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। भगवान शिव का मंदिर भी कहाँ पे बनवाया? बीसलपुर तालाब के किनारे बनवाया। उसके बाद हम बात करें दरबारी, इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था सोमदेव। और सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की? ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज ग्रंथ जो है वो परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है वो किसके कृति है? तो वो है किसकी? सोमदेव की। सोमदेव और किसका दरबारी कवि था ये? विग्रह चतुर्थ का। तो विग्रह चतुर्थ के दरबार में सोमदेव नामक विद्वान थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद एक विद्वान और हैं नरपति नाल जो हैं उन्होंने भी बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की क्या की है मित्रों? रचना की है। तो ये रहे हमारे कौन? विग्रह चतुर्थ। तो उसके बाद यानी हम बात कर रहे थे चौहान वंश की, हमने बताई कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई और चौहानों में जो आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान है। वासुदेव ने क्या किया? वो शाकंभरी के शाखा जो है, चौहानों की जो शाखा है उसकी प्रारंभ किया। सपातला क्षेत्र था, क्यों? 1.25 लाख की आबादी होने के कारण सपातला के नाम से जाना गया। उसके बाद शासक बने गुहबक प्रथम ने क्या किया? प्रतिहारों का सामंत हुआ करता था लेकिन नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्र राज्य की क्या की मित्रों? स्थापना की। उसके बाद बात कर रहे हैं चंद्रराज, और चंद्रराज की पत्नी थी आत्मप्रभा रुद्राणी जो 1000 घी के दीपक जो है वो रोज जलाती थी पुष्कर के किनारे। और किसके सामने? शिव की उपासना करती थी। शिव के सामने 1000 घी के दीपक जलाया करती थी और अपने काल सर्प दोष से निवारण पाया उसने। तो उसके बाद शासक बने अजयराज। तो अजयराज की एक पत्नी थी सोमलेखा। तो अजयराज ने सोमलेखा के नाम से और अपने नाम से सिक्के चलाए और 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया। ठीक है ना। तो अजयमेरु दुर्ग का अगर बात आती है तो अजयपाल करेंगे मित्रों। ठीक है, अजयपाल जो है अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अनुराज अनासागर झील का निर्माण करवाया है। पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अनुराज ने करवाया। उसके बाद विग्रह चतुर्थ मैंने अभी आपको बताया ही है कि 1153 से 63 10 साल तक शासक वो रहे हैं। उसके बाद सपातलक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल जो है वो उन्हीं का काल कहा जाता है। तोमरों से दिल्ली को छीन करके अपनी राजधानी बनने मतलब अपना क्षेत्र जो है बढ़ाया और अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जो बाद में जो किसके द्वारा? गुलामों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा तोड़वा करके और इस पर अढ़ाईदर का झोपड़ा बनवा दिया गया और उस पर हरकेली नाटक का आधा भाग लिखा हुआ है। हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। बीसलपुर नगर बसाया, बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया, भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है बीसलपुर तालाब के किनारे। उसके बाद सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना किसके दरबार में? विग्रह चतुर्थ के दरबार में की। और उसके बाद नरपति नाल मित्रों, नरपति नाल ने किसकी? बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये जो है ये मैंने आपको आज के लिए इतना पढ़ाया है। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे का जो हम पढ़ेंगे वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे और आगे के शासकों के बारे में आगे की वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो मित्रों, अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।